हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपनी वीडियो में कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा लाइफ के बारे में कि हमें लाइफ में ग्रो कैसे करना चाहिए। और जब हम कभी एक छोटे से कह सकते हो माहौल में या एक स्मॉल फैमिली में जब हम पैदा होते हैं तो वहाँ से हमें अपनी सोच को कैसे बदलना चाहिए और उस सोच को बदलने के बाद हम अपनी लाइफ में बदलती हुई चीज़ों को देख सकते हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी मैं एज ए क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक अच्छी रेपुटेड आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे बदलाव लाया और मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया और एक अच्छी बेटर लाइफ जीने के लिए मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ी, जिससे कि मैं इन चीज़ों को आप तक पहुंचाकर और आप उस चीज़ को जो कुछ हो सकता है मैंने गलतियां की हों और उन गलतियों से मैंने सीखा, क्योंकि हम जानते हैं ज़रूरी नहीं होता कि हम सारी चीज़ें किसी दूसरे व्यक्ति से ना सीखें या हम करके ही सीख पाएँ। सो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास से भी छोटी फैमिली में मेरा जन्म 1987 में हुआ था। और वहाँ जो मेरे फादर हैं वो एक किसान थे, एक यूपी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मैं पढ़ाई में एवरेज था, मैं ये कहूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा था ऐसा कुछ नहीं था। और एक आप जानते ही हो कि किसान फैमिली को चलाने में कितना टफ होता है। हम 4 भाई हैं और एक जब परिवार होता है एक 4 भाइयों का और माँ बाप का, तो उसके लिए हमें क्या क्या, जब हमारी इनकम बहुत कम होती है तो हमें क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रगल होता है हमें लाइफ में वो बहुत कुछ सिखाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें सफलता सिखाए, उससे ज़्यादा हमें स्ट्रगल सिखाता है। तो मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक जैसे काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब एक बच्चा गांव में होता है तो उसको कोई भी कुछ भी किसी पाथ के बारे में पता नहीं होता है कि वो क्या करेगा आगे जाके और वो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उस बच्चे के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि वो डायरेक्ट किसी 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके और अच्छी डिग्री करके और एक कामयाब इंसान बन जाए। जनरली ये नहीं हो पाता, क्योंकि हमें जो बढ़ता हुआ इंडिया है और हम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं तो वो हमें, जब हम एक अच्छी जगह बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा, गाँव में इतनी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं एक छोटे से अमाउंट को जुटाने के लिए, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और किसी का हमें इलाज कराना है या किसी भाई बहन का हमें एडमिशन कराना है, तो उसके लिए कितने बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और अक्सर करके किसान फैमिली में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इनकम होती नहीं है और कोई फसल होती है, हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि ये फसल हमारी अच्छी होगी और इस फसल की वजह से मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। तो वही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और उस कारण कहीं ना कहीं जो बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे गाँव में होते हैं और उनको पास दिमाग नहीं होता या वो इतने होशियार नहीं होते हैं कि वो कुछ आगे चल के कर नहीं सकते, बट प्रॉब्लम होती है फाइनेंस और गाइडेंस की, दोनों ही चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, मैं जब 11th में पढ़ रहा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और जब फादर की डेथ हो गई थी तो वो एक हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था और मैं ही सबसे फैमिली में बड़ा था। और तो आप जान सकते हैं कि जो 11th का बच्चा होता है उसके ऊपर एक इतना बड़ा भार आ जाए तो वो कैसे, क्या फील करेगा उस टाइम। और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी, मैं आपको बताऊंगा, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स करके और एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट
पढ़ाई करके मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता था, और मेरी जो दिल की तमन्ना थी वो ये थी कि मैं आगे जाके इंजीनियर बनूं। तो ये मेरी जो ख्वाहिश थी। तो उस टाइम पे मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा कि इस को जो है मैं अपने जो मैंने सपना जो है मैंने एक बनाया था, अपना ड्रीम जो किया था, मैं उसको आगे जाके कैसे पूरा करूँगा। लेकिन ध्यान रखना कि ज़िंदगी में यदि आपके ऊपर कोई भी कठिनाइयों का पहाड़ आता है तो आप सबसे पहले उससे डरे ना, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे इससे लड़ने की क्षमता दो, और प्रभु हमेशा आपको लड़ने की क्षमता देंगे और आपको सही दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो मैं कहूँ कि जो मेरा एक सपना था इंजीनियर बनने का, वो सपना उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ये सपना टूट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखना, जब कोई भी व्यक्ति डूब रहा होता है या अंधेरे में फंसा होता है तो एक आशा की किरण आती है छोटी सी, और वो किरण जो होती है वो इतनी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है उसके लिए कि वो कुछ भी कर गुजरता है, और उसको वो उस किरण की वैल्यू जो होती है आगे जाके पता लगता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण थी उसकी लाइफ में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा से अपने अच्छे दोस्त रखता था जो मुझे कुछ न कुछ गाइडेंस दें, मुझे कुछ न कुछ बताएं और मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता रहे। तो मैंने 8th तक प्राइवेट स्कूल में जो है अपनी स्टडी की थी। 9th से मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में भी जहां बॉयज़ होते हैं वहां पे एडमिशन लिया था, और उस टाइम सरकारी कॉलेज में 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के करीब फीस रहती थी। ये बात है सन 2000 की, जब मैं 2000 में 10th में आ गया था। तो उस टाइम पर मैंने देखा कि सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पढ़ाई होती थी। पढ़ाई होने के बावजूद हमें ऐसा कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाते थे कि जिससे हमारा कोई एक माइंड मैप ऐसा हो जाए और माइंडसेट ऐसा हो जाए कि मुझे आगे क्या करना है। वहाँ सिर्फ ये होता था कि कैसे भी हमें इसको पास कर लिया जाए, मेरा 10th पास हो जाए, 10th के बाद 11th हो जाए, 11th के बाद 12th हो जाए, और आगे जाके मैं कुछ ऐसी। तो सबसे पहले चीज़ बताऊँगा, मेरा जो सपना था, मैं शुरू में 12th तक मैं सोचता था कि कैसे भी अब मैं इंजीनियर तो नहीं बन सकता, हो सकता है कि मुझे आर्मी में जगह मिल जाए, क्योंकि मेरे जो मामा जी हैं वो आर्मी में थे। तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ी बहुत अच्छे से तैयारी कर लूँ तो आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त को कुछ और मंजूर होता है। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँगा। जब मैंने 12th किया गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद, और मैं पटियाला कैंट पर गया, मेरे मामा जी कैंट पर थे और वहाँ पर आर्मी क्लर्क की भर्ती आई हुई थी, तो मैं वहाँ गया था। अच्छे से तैयारी की हुई थी, तो उतनी क्लर्क लाइक मेरी लंबाई थी, और क्योंकि जो आर्मी का सोल्जर होता है उसकी लाइक नहीं थी, तो क्लर्क के लिए थी मेरी लंबाई, तो मैं उसमें के लिए एलिजिबल था। अब हुआ क्या, जब मैं कैंट पे रुका हुआ था तो वहाँ लगभग मैं 20 से 25 दिन रुका हुआ था, और जिस दिन सारा डॉक्यूमेंट्स का और एलिजिबिलिटी का एवल्यूशन होने वाला था, तो वहाँ ऑफिसर्स वगैरह आए हुए थे। तो जब मैंने देखा, जब मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, तो मेरी वहाँ पर सिर्फ जो है मेरी 4 दिन डेट जो थी उसके अकॉर्डिंग जो थी वो कम थी। तो वहाँ ऑफिसर्स थे, तो वहाँ ऑफिसर्स वगैरह ने बोला कि इस बच्चे की जो है 4 दिन डेट जो है एलिजिबिलिटी के हिसाब से कम है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में जो है पर्सन 18 ईयर का होना चाहिए। तो अब वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि ये एक प्रॉब्लम आज मेरे लिए जो खड़ी है। मैं सोच रहा था कि काश मुझे कैसे भी एक आर्मी की नौकरी मिल जाती और मैं आगे के लिए कुछ कर पाता फैमिली के लिए। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि मुझे उस दिन इतना बड़ा दुख हुआ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हुआ है। जब आपके लिए ऊपर वाला कुछ और लिखता है तो ये ध्यान रखना कि आपको लाइफ में उस टाइम पे ज़रूर कष्ट होगा, लेकिन वो आगे के लिए उसने कोई एक बड़ा रास्ता बना दिया होगा। तो
मुझे थोड़ी सी फिर मैंने प्रयास किया, मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ करूँगा, आगे देखता हूँ। बट फिर आगे मेरी वहाँ लोगों से भी बात की, तो वहाँ जब मैं लोगों से मिलता था तो तुम जानते हो कि हर व्यक्ति का जो जिस डिपार्टमेंट में होता है उसका अपना व्यू होता है। तो जो सोल्जर वगैरह थे तो वो उन्होंने बोला कि आप 12th के बाद कुछ और भी अच्छी सी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में ही जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ और कोशिश करूँगा। लेकिन बट मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मेरा मेन फोकस जो था सबसे पहले अर्निंग के लिए था कि कैसे भी करके मुझे एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और मैं उसको अर्निंग कर सकूँ। अब अर्निंग कहाँ से करूँ? एक 12th वाले बच्चे को जिसकी 18 साल भी उम्र नहीं हुई है उसको नौकरी कौन देगा? सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी नौकरी के लिए 18 ईयर्स होना चाहिए। और घर में इतनी प्रॉब्लम थी क्योंकि फादर के इलाज में इतना पैसा लग चुका था, इतने डेप्थ में आ चुके थे, हम इतने परेशान हो गए थे कि बस ये समझो कि मैं उस मोमेंट को जिस टाइम में झेल रहा था उसको मैं बता नहीं सकता। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है कोशिश की, क्योंकि मेरा गांव दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर यूपी में पड़ता है। अब 12th करने के बाद मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे कैसे न कैसे करके गांव से निकलना है, क्योंकि छोटी सिटी में मैं बीएससी करता, बीए करता, कुछ और करता, फिर उसके बाद एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता, तब जाके नौकरी मिलती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ प्राइवेट नौकरी कर लूँ, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि चलो कुछ ना कुछ प्राइवेट ट्राई करते हैं, प्राइवेट जॉब तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं जो मेरे साथ बचपन से पढ़े लिखे, और उनसे बातचीत हुई तो वो वेल सेटल्ड और उनके फादर जो है एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन पर थे। तो वो उनको इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने गाज़ियाबाद उनको भेजा, और हम दोनों ऐसे जिसे कह सकते हो लंगोटिया यार थे, और आज भी ऊपर वाले की कृपा से हैं कि जो कुछ भी होता था आपस में शेयर करना। और जबकि मैं गांव में रहता था, वो शहर में रहते थे, तो हम दोनों जब तक 1-2 दिन में मिल नहीं लेते थे तब तक जो है, या बातचीत नहीं कर लेते थे तब तक ये समझो खाना नहीं पचता था। तो जब मुझे पता चला कि वो इस शहर को छोड़ के, गांव के जो नियरेस्ट शहर था उसको छोड़ के, वो जो है मेरा दोस्त जो है वो एनसीआर में इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन एक इस बात का बड़ा दुख भी हुआ कि एक आज अच्छा दोस्त जो है मुझसे दूर हो जाएगा। तो बट मैंने कहा ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होगा, अपना प्रयास करते रहो। तो जब उनकी सारी फीस वगैरह जमा हो गई, उन्होंने यहाँ जो है एक गाज़ियाबाद के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कैसा है क्या है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा तो था नहीं, क्योंकि और 3 भाई थे वो पढ़ रहे थे। तो इस वजह से वो जर्नी इतनी टफ थी, क्योंकि जब ऑलरेडी आपका पैसा इतना किसी चीज़ में लग चुका होता है तो आपको एक एक पैसे की परेशानी होती है। तो मैंने उनसे पूछा शहर के बारे में। एक दिमाग में हमारे में क्यूरोसिटी रहती है कि जब कोई बड़ा शहर है कैसा होगा, क्या होगा, मैं यहाँ छोटे शहर में रह रहा हूँ, वहाँ मैं बड़े शहर में जाऊँगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो वो एक क्यूरोसिटी थी मेरे अंदर कि मैं कैसे भी यहाँ से निकलूँ और मैं बाहर जाऊँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे सलाह ली। मैंने कहा क्या मैं वहाँ उस शहर में आ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, यहाँ पे बहुत प्राइवेट जॉब है, कुछ ना कुछ ट्राई करोगे हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा तुमने 12th किया ही है, अच्छे से पीसीएम था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसा जो ये रोकड़ा होता है, हम बड़ी बातें करते हैं, जब हमारे पास जेब में पैसा आ जाता है तो हम ये लोगों को ऐसे बताते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, हम अपनी सफलताओं के जो है हमार लगा देते हैं। लेकिन जब पैसे किसी से मांगते हैं परेशानी में तो पैसा देने को कोई राज़ी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है ये व्यक्ति पैसा नहीं लौटा सकता। तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ इस बात को कि उस टाइम पर मुझे 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो है वो दूरी तय कर सकूँ और उस तय करने के बाद वहाँ कुछ दिन के लिए सर्वाइव कर सकूँ। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था। तो गांव में एक व्यक्ति रहते थे, तो
मेरे पिताजी को अक्सर, क्योंकि किसान थे, आप जानते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मेरे पिताजी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो मुझसे बोल देते थे कि आप उनसे जाके 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये आप ले आना। तो वो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से देते थे, यानी मैंने 2000 रुपये लिए तो जो है लगभग उसके ऐसे जो है 20 रुपये 1 महीने के बनते थे, यानी साल भर का मैं मान लूँ तो 12 दूनी 24, यानी साल भर के हिसाब से 24% का हिसाब से हो जाता था। तो मैंने उनसे जो है, अब फादर तो मेरे गुजर चुके थे, बड़ा ही टफ सिचुएशन थी, तो मैंने उन व्यक्ति के पास जब मैं गया और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जो है मैं बाहर जाना चाहता हूँ और आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिएगा। और ये बात है सन 2004 की। 2004 में जैसे 12th किया था मैंने, और 12th करने के बाद ही मैं इधर उधर कुछ ना कुछ करने की सोचने लग गया था। तो मैंने उस व्यक्ति से जब 2000 रुपये लिए, और मुझे, जब हम पढ़े लिखे होते हैं और जब अच्छा खासा कमा रहे होते हैं तो हम एक्सेल सीट बनाने लग जाते हैं कि मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, कैसे दूंगा, क्या मेरी इनकम है इतनी। बट मेरे दिमाग में वो कुछ नहीं चल रहा था उस टाइम। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं इनसे 2000 रुपये ले रहा हूँ, चाहे मुझे बड़े शहर में जाने के बाद वहाँ चाय बनानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मैं वहाँ जाके सर्वाइव करूँगा और इनके 2000 रुपये जल्द ही जल्द मैं वापस कर दूँगा। क्योंकि ब्याज की भी चिंता थी। जो एक ब्याज होता है ना, वो व्यक्ति को, मैं तो यही कहूँगा कि हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति को ब्याज के और कर्ज के झमेले में मत पालना, क्योंकि जो व्यक्ति इस दर्द में फंस जाता है, इस जाल में फंस जाता है, कर्ज के जंजाल में और ब्याज के जंजाल में, वो व्यक्ति बड़ा ही कष्ट में ज़िंदगी जीता है। तो मैं जब उस व्यक्ति से 2000 रुपये लेने के बाद मैं चला आया गाज़ियाबाद में, मैंने देखा किराया लगा 100 रुपये उस टाइम किराया होता था। किराया लगा, किराया लगने के बाद जो है, और मैंने थोड़ा सा अपने मित्र के पास समय बिताया, लेकिन धीरे धीरे 100 करके वो पैसे ख़त्म हो रहे थे। और मुझे एक तरफ चिंता सता रही थी कि ये मेरे 2000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, फिर आगे कैसे सर्वाइव करूँगा। और एक तरफ चिंता ये थी कि मैं वापस जाऊँगा तो वो 2000 रुपये देने भी हैं। बड़ा कष्ट में था। तो क्या कहूँ, कहते हैं ना कि कभी डूबते को सहारा और डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो मेरे एक मित्र के मित्र थे, वो जो यहाँ रहते थे, तो उनके चाचा जी का स्कूल था, और वो उस स्कूल में जो है, उस स्कूल में पढ़ाते थे। तो उन्होंने मेरी बात कराई कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है, वो पढ़ाना चाहता है और आप अपने यहाँ 8th क्लास तक पढ़वा सकते हैं, तो उसको मौका दें आप। तो मैं गया, इंटरव्यू के लिए गया, बातचीत हुई। ऊपर वाले की कृपा से ये था, अच्छा था कि मैंने पढ़ाई लिखाई ठीक की थी, तो 12th तक मेरा मैथ सही था। मैं जो है 10th और 11th तक वो बच्चों को आराम से पढ़ा सकता था। तो मैं गया, जो पहली मेरी नौकरी थी, आज भी याद है मुझे, ये 2004 की बात है, मुझे 1600 रुपये की नौकरी मिली थी, वो 1600 रुपये पर महीने। और वो 16, जब मेरी वहाँ बातचीत हुई, सब कुछ होगा, वहाँ बात हो गई, मुझे वो नौकरी मिल गई, तो मैंने ऊपर वाले को थैंक यू कहा और बोला कि हे प्रभु, ये आज तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है कि ये 1600 रुपये की मुझे नौकरी मिल गई और मैंने 400 रुपये में कमरा ले लिया था। गाज़ियाबाद में एक बहुत नॉर्मल जगह में 400 रुपये में कमरा मिल गया था। ज़्यादा तो अच्छा क्या ही कहूँगा कि 400 रुपये में क्या मिल सकता है आपको। तो वो मुझे जब कमरा मिला तो मेरे पास संडे का टाइम था। मेरे पिताजी ने एक साइकिल दिलवाई थी, छोटी सी साइकिल थी, क्योंकि वो कम से कम जो स्कूल था वो वहाँ से लगभग जो है मेरे जहाँ रहता था वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो मैंने वहाँ जाने के 5 रुपये लगते थे, बस से 5 रुपये जाना और 5 रुपये आना। तो मैंने कहा ये 10 रुपये डेली यानी 300 रुपये महीने के हो जाएंगे, छुट्टी मुट्टी मान लो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो वो चीज़ को कम करने के लिए मैं सीधा सैटरडे को मैं शाम को निकला और संडे को साइकिल लेके जो छोटे मोटे बर्तन घर से लाने थे वो लेके चला आया और मैंने अपना सेटअप जमा लिया। कृपा उस दिन से प्रभु की ऐसी रही कि जिधर भी हाथ डालता था तो कुछ न कुछ मुझे ज़रूर हाथ लगता था
और सफलता मिलती जाती थी। उस दिन के बाद मैं आपको बताऊं, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रभु ने इतना साथ दिया, मैं उसका ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूं कि वहाँ मुझे फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे भी मिल गए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जब बच्चे मिल गए तो धीरे धीरे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, पैसे बढ़ने लगे। लगभग 4 से 5 हज़ार की इनकम मेरी होने लगी। जब 4 से 5 हज़ार की इनकम होने लगी तो मेरे जो दोस्त बीटेक कर रहे थे उनके साथ भी और दोस्त रहते थे जो बीटेक कर रहे थे, तो मैं अक्सर संडे में मुझे टाइम मिलता था, जब भी छुट्टी होती थी तो मैं लगभग हम 5 किलोमीटर दूरी पे रहते थे, तो वहाँ मैं बातचीत करता रहता था। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त कितना बदलाव ला सकते हैं और आप जिनके साथ रहते हैं वो आपको क्या सिखाते हैं। तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने दोस्त सोच समझ के चूज़ करें और आपकी जर्नी में, आपकी प्रोग्रेस में वो बहुत सहायक होंगे। तो मैं अक्सर उनके पास जाता रहता था। तो एक मेरा जो दोस्त था उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और हमारी जो, हम तो यूपी बोर्ड से पढ़ के आए थे तो इंग्लिश तो ये समझ लो माशाअल्लाह कि हमें जो इंग्लिश में कोई 2-4 बात कर दे तो हम उसके मुंह की तरफ देख के और ऐसा डर लगने लगता था कि ये कुछ और 4 बात ना बोल दे और हमें काफ़ी हेजिटेशन महसूस होती थी। तो वो जो दोस्त था वो काफ़ी तेज़ था, इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ था, सीबीएसई बोर्ड का, और इंग्लिश बहुत ही फर्राटेदार बोलता था। तो उसको जो शौक चढ़ा कि मैं बीपीओ में जॉब करूँगा। उस टाइम बीपीओ का क्रेज़ बहुत था और जब बीपीओ का क्रेज़ बहुत था तो वो नाइट की जॉब करता था। उसके भी घर पे कुछ फाइनेंशियली ऐसी रिक्वायरमेंट थी तो वो नाइट की जॉब करता था। तो जब भी वो बात करता था हम पूछते थे कि इंटरव्यू कैसे देते हैं कॉल सेंटर में, तो वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल देता था और उसको सुन के एक दिल को तसल्ली होती थी और कहते थे कि क्या ऐसी कभी हम बोल पाएंगे, क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे उससे हमने और अपने दोस्तों से धीरे धीरे चीज़ें सीखी, बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में पता किया, उसने हमें गाइडेंस दी। गाइडेंस देने के बाद हम इधर पढ़ा तो रहे थे और अपनी थोड़ी बहुत इंग्लिश की तैयारी करते रहे। इंग्लिश स्पीकिंग पैरेलली हमने किया, इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जाके हमें जो है बीपीओ में, ये बात है 2007 की, तो 2007 में मुझे जो है एक कंपनी हुआ करती थी एम्फेसिस, और उस कंपनी में हमें जो है 6,000 रुपये की जॉब मिली और वो एयरटेल का कस्टमर केयर होता था। और वहाँ जो अच्छे कस्टमर्स होते थे वो उनको जो है कस्टमर सपोर्ट सेंटर था, तो वहाँ उनसे बातचीत करके उनको सॉल्यूशन देना होता। तो वहाँ पे जो है लगभग 20 से 30% कॉल जी थी वो इंग्लिश में आती थी, बाकी हिंदी में रहती थी। तो उन्होंने वहाँ इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद उन्होंने ट्रेनिंग दी, 20-25 दिन की ट्रेनिंग थी, फिर मॉक कॉल हुआ, फ्लोर पर गए, वो पूरा प्रोसेस एक था, जो प्रोसेस का पार्ट था उसको क्लियर करके फिर हमने ज्वाइन, मतलब जो एक आप प्रोडक्शन में लाइव हो जाते हैं तो वो प्रोसेस को कंप्लीट करके और हम कॉल लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो स्कूल वाली जर्नी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब प्रभु ने जो है स्कूल टीचिंग से हमें जो है एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ला दिया। 6,000 रुपये मिलने लगे, गाड़ी आती थी, कैब आती थी, कैब ले जाती थी, बड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगा। अब क्या बताऊँ मैं आपको, 2 साल तक हमने वहाँ अच्छे से नौकरी की। नौकरी करने के बाद उस कंपनी की रिक्वायरमेंट ये हो गई कि वो अपने इस यहाँ नोएडा के सेटअप को रैम्प डाउन कर रहे थे, वो बंद कर रहे थे और मूव कर रहे थे बड़ौदा के लिए। तो जब बड़ौदा के लिए वो मूव कर रहे थे तो उन्होंने जो है बोला कि जो व्यक्ति बड़ौदा जाना चाहता है वो जा सकता है, और बड़ौदा जो जाएंगे वही जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ का जो सेटअप है वो शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, यहाँ के एम्प्लॉई रिज़ाइन दे दें और उनका FNF करके हम उनको विदिन 25 से 30 डेज़ में हम दे देंगे। अब वडोदरा जाना, यहाँ मेरे सब फ्रेंड सर्किल था, सब कुछ था, मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। और मैंने भी सोचा कि इस बीपीओ की जॉब के लिए जो 8-9 हज़ार की हो गई थी, 9 हज़ार के करीब, तो मैंने कहा इसके लिए वडोदरा जाना तो उचित नहीं है, और NCR जैसी जगह को आप छोड़ के वडोदरा जा रहे हो तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। कुछ लोग जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था वो चले गए। तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट प्रोसेस हो रहा था रैम्प डाउन का, तो उसी दौरान हमने रिज़ाइन दे के और उन्होंने रिज़ाइन ले लिया, सभी से ले रहे थे। तो फिर एक दूसरे कॉल सेंटर में ट्राई किया और वहाँ जॉब मिल गई। अब वहाँ जॉब मिल गई तो वहाँ लगभग मैंने 3 से 4 महीने जॉब की, और पैरेलली उसी के साथ मैंने फिर जो है
आईटी इंडस्ट्री के बारे में जाना। मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि क्योंकि मैं जब लोगों से समझा कि इंजीनियरिंग करने के बाद करते क्या है लोग, किस किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस क्या होता है, आईटी क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता लगने लगी। पहले मैं आपको बताऊँगा, मैंने बीएससी का अपना फॉर्म जो है आगरा यूनिवर्सिटी से जो है भर दिया था, जिससे कि मैंने जो कॉलेज में टीचर थे उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने जो है मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे फैमिली की प्रॉब्लम है, तो मैं साल में जो है अपने जब एग्ज़ाम होते थे तो एग्ज़ाम देने चला जाता था, अपने पढ़ाई करता रहता था। तो ऐसे करके वहाँ मैनेज करने स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि मेरे पास ग्रेजुएशन भी होना बहुत ज़रूरी था। तो टीचरों ने मान लिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये सब होने के बाद जब मैंने दूसरे कॉल सेंटर में ट्राई किया तो वहाँ 3-4 महीने के बाद चलने लगी जॉब। पैरेलली मैंने देख लिया कि बीपीओ इंडस्ट्री में कोई ऐसा हमें ऐसा स्किल्स नहीं मिल रहा है कि जिस स्किल्स को हम सीख करके और हम जो है कुछ अच्छा कर सकें और इस स्किल्स की आगे चल के वैल्यू हो। तो ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा वो चीज़ सीखो जिसकी वैल्यू हो और आगे चल के वो आपके स्किल्स में ऐड हो, तो जिससे कि आपको ग्रोथ मिले, और तभी आपको ग्रोथ मिलेगी जब आपके पास कोई यूनिक स्किल्स होगा। तो मेरे दोस्त ने बताया क्यों नहीं कि आप जो है नेटवर्किंग का कोर्स होता है MCSE और CCNA, एक ISEM इंस्टीट्यूट होता था गाजियाबाद में, तो वहाँ ऐसा कुछ उस टाइम पे वो चार्ज करते थे 8 से 9 हज़ार रुपये, जिसमें वो पूरा MCSE CCNA कोर्स कराते थे। तो मैंने पैरेलली वो करना स्टार्ट कर दिया, और पैरेलली जब करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाता था, ट्यूशन भी जब मैं कॉल सेंटर की जॉब करके आता था, कॉल सेंटर की जॉब करने के बाद उस कोर्स को करना स्टार्ट किया। फिर करने के बाद में जो है मुझे वहाँ से कोर्स जब कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो पहली जॉब मुझे मिली थी विप्रो इन्फोटेक में, और वो मेरा जो सैलरी थी वो 9,500 समथिंग थी। लेकिन वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर ज्वाइन किया था, ये बात है 2009 की, और वहाँ से सीखने के बाद मैं डेस्कटॉप इंजीनियर से फिर HCL टेक्नोलॉजीज़ में चला गया। वहाँ एज ए मैं एक्टिव डायरेक्टरी एंड एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर गया। वहाँ के बाद फिर मैंने एक और 2.5 साल काम करने के बाद एक नई कंपनी में काम किया। नई कंपनी में जो है मैंने इनोडेटा INC नोएडा में काम किया। इनोडेटा में काम करने के बाद लगभग वहाँ 6 महीने ही काम किया मैंने। 6 महीने के बाद फिर मैं FCS सॉफ्टवेयर चला गया, वहाँ 1 साल काम किया, और FCS सॉफ्टवेयर के बाद फिर मैंने न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर चला गया। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर से भी मैंने फिर और चेंज किया, मैं ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज में चला गया, और ऑरेंज बिजनेस फिर मतलब एक बात कहूँ आपसे, मैं पैकेज मेरा दर बदर एक तरह से बढ़ता गया, और एक बहुत अच्छा पैकेज हो गया। और आज मैं जो है एक बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी में एज ए क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ, और जो मेरी सैलरी जो है मोर देन 1.5 लाख से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस लाइफ को और इस जर्नी को यहाँ तक लाने के लिए मैंने लोगों से सीखा, स्ट्रगल किया, कभी स्ट्रगल को देख के नहीं घबराया। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, साथ में जो मेरे भाई थे और जो मेरे कजिन थे उनको भी मैंने बहुत से कुछ सिखाया, और उसकी वजह से मेरा छोटा भाई है जो वो आज माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और जिसका पैकेज लगभग 70 लाख के करीब है। और एक छोटा भाई और है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उसका भी पैकेज 10-12 लाख से ऊपर है, जो अभी स्टार्ट किया है करियर। उसको 2 साल हुए हैं करियर स्टार्ट किए हुए। उसको हमने जब सब कुछ सेटल हो गया था तो BTech करा दिया था। तो ये सब जर्नी जो रही इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आज हम 2026 में चल रहे हैं, और ये जर्नी मेरी 2004 से स्टार्ट हुई थी, और 21 साल की जो है जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, लगभग 22 साल की जर्नी। और ये बहुत ही, मैं कहूँगा बुरी नहीं, एक अच्छी जर्नी थी। मैंने बहुत कुछ सीखा और आज भी सीखता हूँ। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो कभी भी किसी भी चीज़ के रिजल्ट के बारे में मत सोचो, और एक एक ब्लॉक बनाना स्टार्ट कर दो।
आज आपने कुछ बनाया है तो उसका रिजल्ट कल दिखेगा, कल कुछ बनाया है उसका परसों दिखेगा, परसों कुछ बनाया है उसका धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा कि हम SIP करते हैं और कोई व्यक्ति बोलता है कि इसके आपको 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन जिस पहले दिन आप SIP कर रहे होते हैं उस दिन आप ये सोच के परेशान होते हैं कि ये 20 साल आएंगे कब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको आज से शुरू करना है उस 1 करोड़ के लिए। ये तो है नहीं कि आपके पास 1 करोड़ अभी है, उसके लिए जो भी डिसाइड करेंगे 10,000, 5,000, 15,000 जो भी है, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर कॉर्पस, वट एवर यू वांटेड टू डिसाइड, तो वो आप सोचकर आज ही घबरा जाएंगे कि 20 साल कब आएंगे, तो आप उसको नहीं कर सकते। धीरे 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 जैसे हम गुल्लक में डालना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही हम स्किल्स में अपने धीरे धीरे हम ऐड करना चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका एक बहुत ही हमें अच्छा और नायाब रिजल्ट मिलता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, सभी दोस्तों से, सभी मेरे दर्शकों से, कि ज़िंदगी में कभी भी परेशान ना हो, कोई परेशानी हो तो उसको एंजॉय करें, और यदि आपकी लाइफ है तो सब कुछ है। और ये ले ऑफ वगैरह और ये चीज़ें तो लाइफ में चलती रहेंगी। ये मोमेंट भी मैंने झेला है अपनी लाइफ में, ले ऑफ वाला। उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने उस पीरियड में जितना मेरा ले ऑफ, मतलब कह सकते हो कि जितने टाइम तक मेरे पास जॉब नहीं थी, उस टाइम में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और एक डिफरेंट स्किल्स लिया और उससे मैं डबल सैलरी पर चला गया। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, कुछ जो चीज़ होती है आपकी लाइफ में वो ऊपर वाले के द्वारा डिसाइडेड होती है। हम तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आज के लिए मेरी जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको अच्छी लगे और इस जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज के लिए मैं यहीं पे आपको अपना जो है वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।